तमाम तरह की शिक्षा, विकास की तथाकथित चमक और नए नए आविष्कारों के बावजूद आज इंसान न तो खुद विश्वास के साथ जी पा रहा है और न ही उसके पास एक भी ऐसा संबंध है जो गिला शिकवा शिकायत से मुक्त हो, चाहे वो परिवार में हो, समाज में या प्रकृति में। इसी का नतीजा है कि लाख कोशिशों के बाद भी न तो ग्लोबल वार्मिंग रुक पा रही है और न फैमिली वार्मिंग। बंदूकें सीमाओं पर ही नहीं, घर घर में तनी हैं। सवाल ये उठता है कि अपनी जिंदगी के 20 साल शिक्षा को देने के बाद भी एक इंसान क्यों नहीं समझ पाता कि सही क्या है? क्यों शिक्षा के फैलने के साथ साथ फैल रही हैं समस्याएं? इसका जवाब मिलता है सह अस्तित्व आधारित मध्यस्थ दर्शन में, जिसने मानवीय शिक्षा को इन समस्याओं के समाधान के एकमात्र विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका प्रस्ताव है कि शिक्षा का सबसे पहला काम है इंसान में स्वयं के प्रति विश्वास पैदा करना। विश्वास से आप क्या समझते हैं? विश्वास क्या होता है और कब आप अपने में विश्वास फील करते हैं? जब हम पे कोई शक नहीं कर रहा होता है, और जब मुझे पता है कि कोई भी अगर आगे ट्रबल्स है, मैं उसको इजीली टैकल कर सकता हूँ। बढ़िया। और एक दूसरे के प्रति लगाव, अपनापन, appreciation from others, दूसरे हमको स्वीकार करते हैं। विश्वास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबको हैंडल करना पड़ेगा या पड़ता है। पड़ेगा, चाहिए, ये काम करता नहीं। जब हमें पता है कि दूसरे हमारे साथ हैं। गुड, बढ़िया। जब हम किसी चीज को अच्छे से करने का टैकल कर ले या कुछ अच्छे से कर पाते हैं। हाँ, किसी बात की श्योरिटी रहती है, अपने आप में कोई चीज के लिए निश्चितता है। ईश्वर की आस्था ही। चलिए, आस्था भी आप एक। जब तक मेरे पास बेहतर गाड़ी है, बेहतर कपड़े हैं, मेरे पास में क्रेडिट कार्ड्स हैं, दूसरों से कंपेयर करके जब भी हम अपने आप को ज्यादा पाते हैं तो उन मोमेंट्स में हमको लगता है कि हाँ, मैं ठीक ठाक। ये जितना सारा आपने कहा है, ये सारा कॉन्फिडेंस कैसा है? ये परमानेंट है कि टेम्परेरी? आपको टेम्परेरी चाहिए कि परमानेंट चाहिए? परमानेंट किधर से आता है? अंदर किधर है? पेट में है, लंग्स में है ना? दिल में है, खोपड़ी में है, घुटने में है, मन किधर है ना? अब ये सब गोल गोल हो गया, इसलिए कभी पकड़ में नहीं आया ये अंदर क्या होता है ना? तो इसका मतलब है ये नहीं है तो वो मोबाइल तंग करता है, फिर वो गाड़ी तंग करती है, फिर वो कुछ और भी तंग करता है, बहुत कुछ तंग कर रहा है। इसका मतलब है ये कुछ और टाइप की चीज है जिसको ना हमारी एजुकेशन में हम एड्रेस कर पा रहे हैं, ना हमारी फैमिली में एड्रेस कर पा रहे हैं, ना हमारे समाज में हम ठीक से एड्रेस कर पा रहे हैं। स्वयं में स्थायी विश्वास की इस कमी के चलते ही इंसान न खुद में संतुष्ट है, न परिवार और समाज के साथ संबंधों में। पेरेंट्स अपनी तरफ से कुछ कुछ कहते रहते हैं, जैसे आपने अभी कुछ कहा, इनको सुनोगे तो ये भी कुछ कह रहे हैं जो कि आउटराइटली गलत तो नहीं। जीना हमको एक फैमिली में कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को दुखी करके उसको अच्छा नहीं लगता है, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को दुखी करना नहीं चाहता है, एंड टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ भी कम ज्यादा ऐसे ही है, लेकिन फिर भी काफी कुछ घट रहा है। इस पे यदि थोड़ी बात करना चाहें तो कुछ शेयरिंग हो सकती है। हम उन टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं कि उनसे हमें कुछ मिल रहा है। कभी कभार ये फीलिंग होती है कि जितना टीचर जानता है उससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले सहमत हो कि नहीं? ऐसा है? हाँ, बोलिए। अगर टीचर हमें प्यार और हमें समझते हैं तभी हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट आ सकती है। अगर वो हमेशा हम पे डाउट करें या ये समझें कि ये बच्चा किसी के लायक नहीं है, कुछ पढ़ नहीं सकता, तो फिर हम कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं उस टीचर को? बस ऐसे ही पेरेंट्स के साथ भी हो रहा है। पेरेंट्स की तरफ आ जाए। पेरेंट्स के साथ भी क्या यही घटना नहीं घट रही है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संवाद घटा है? लगभग 10 तक पहुंचते पहुंचते हम अपनी मनमानी के उतारू हो गए हैं। जो चीज हमको चाहिए वो चाहिए, है ना? उसके लिए फिर हम कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, रो के, गा के, जोर से बोल के, परेशान होके?
है ना? तो कितने लोग हम में से ये फील करते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ी है, माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद घटा है और तेजी से घटा है। जो संवाद घटा है बोल रहे हैं, वो तो एक तो लैक ऑफ टाइम तो है ही, और दूसरा है नॉलेज। हम लोग ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि मम्मी पापा को नॉलेज कम है। गुड, बढ़िया। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये ज्यादातर इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स और हम लोगों के जनरेशन गैप भी हो गया है। तो हम लोगों को बेसिकली बात करने को वही होता है कि जो स्कूल में हुआ होता है, और स्कूल में ऐसी घटनाएं होती हैं जो पेरेंट्स से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो लोग उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे हम लोगों को पता नहीं है। कभी एग्रेसिव हो सकते हैं, कभी कुछ ज्यादा टेंशन ले सकते हैं उसी बात को लेके, तो इसीलिए भी कम्युनिकेशन गैप। चलो, ऐसा लग रहा है तुम लोग तो अच्छे माँ बाप बनोगे। तुम लोग तो अपने बच्चों को तंग नहीं करोगे। एक टेस्ट में अच्छा नंबर मिल जाता है, दूसरे में गंदा। तो पेरेंट्स ये नहीं देखते जिसमें अच्छा मिला है, पेरेंट्स वो देखते जिसमें गंदा मिला है, और उसके बाद ऐसे करते कि ट्यूशन में ज्वाइन करवा देते। जिसके कारण ऐसा होता है कि ना टाइम मिलता नहीं है, और बोलते कि ना तुम लोग को टाइम नहीं मिलता है बात करने का। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को पेरेंट्स खुद से लैपटॉप्स ला के देते, लैपटॉप्स और मोबाइल वगैरह सब ला के देते हैं। लेकिन वैसा क्यों होता है कि जब पेरेंट्स खुद से लैपटॉप ला के देते, फिर बोलते बेटा तुम लैपटॉप चलाना बंद कर दो, आजकल बिगड़ गए हो। हम मोबाइल नहीं तो लैपटॉप दे रहे हैं, तो सही यूज होना चाहिए। घंटों तक तो फ्रेंड्स के साथ बात करने लगा, तो बहुत देर तक बैठकर लैपटॉप में गेम खेलना है, वो करेगा तो टाइम वेस्ट हो जाता है, वो टाइम बाद में, इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं। शिक्षा ने सुविधाएं दी हैं, पैसा दिया है, लेकिन क्या ये पैसा और सुविधाएं आदमी आदमी के बीच संबंध का आधार हो सकती हैं? पैसा जिंदा रहने के लिए हमारी जरूरत है, जिंदा रहना और जीना इसमें अभी हम अंतर नहीं कर पाते। तो जिंदा रहने के लिए पैसे की जरूरत है, संबंध के लिए भी तो जरूरत है। संबंध के लिए पैसे की कोई जरूरत नहीं है, संबंध को नहीं समझते हैं, इसलिए जिंदा रहना भी हमको संबंध जैसा। आज की दुनिया में तो संबंध उन्हीं से बनाए जाते हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैसा हो, जिनका नाम हो। संबंध थोड़ी बनाए जाते हैं, पैसे के लिए उनका शोषण पैकिंग की जाती है। जब रिलेशन समझ में आता है तो पैसा अपनी औकात में आके खड़ा हो जाता है। जहाँ रिलेशन समझ में नहीं आता वहां पैसा बाप बन के खड़ा होता है। अमीर परिवार हो या गरीब परिवार, अपने बच्चों पे हमने सब कुछ खर्च किया है। क्या पैसा ज्यादा है, हमने अपने बच्चों को ज्यादा सुविधाएं दी हैं, क्या इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में हमारे बच्चों के साथ हमारे संबंध ज्यादा ठीक रहेंगे? किसी ने अपने बच्चों को कम सुविधा उपलब्ध कराई है इसलिए इनके संबंध खराब रहेंगे, क्या ऐसा कहा जा सकता है? दूसरी बात देखिए, एक आदमी चाहे गवर्नमेंट जॉब में है चाहे प्राइवेट जॉब में है, उससे वो सैलरी पाता है, सम्मान पाता है, पद पाता है, उसके आधार पर समाज में सर उठा के जीता है। क्या पैसा पाने के आधार पर उसका संबंध अपने एम्प्लॉयर के साथ में, अपनी कंपनी के साथ में जुड़ता है? क्या नहीं जुड़ता है। हम सारे बच्चे, हमको माँ बाप से सारी सुविधा मिली, उम्र बढ़ने के साथ साथ माँ बाप और बच्चों में गैप बढ़ा है कि घटा है? और जैसे ही जैसा जैसा ये उम्र बढ़ती है वैसा वैसा गैप भी ऐसे ऐसे बढ़ता है। और एक पॉइंट के बाद नौकरी लगा, शादी हुआ, उसके बाद तो बाय बाय, कभी कभी फोन पे बात कर लो, तुम भी ठीक हम भी ठीक, नमस्कार, ठीक। तो यदि ये संबंध, इसका मतलब क्या है? पैसा खर्च करने में तो हमने कोई कमी नहीं की है, फिर इस संबंध में गैप क्यों बढ़ा? विश्वास नहीं। यदि विश्वास होगा और पैसा कम भी होगा तो संबंध कैसा रहेगा? यदि विश्वास होगा और सुविधाएं पर्याप्त होंगी तो भी संबंध कैसा होगा? तो भी अच्छा ही होगा। विश्वास नहीं होगा, पैसे की कमी होगी तो संबंध कैसा होगा? खराब ही होगा। विश्वास कम होगा, विश्वास नहीं होगा और पैसा भरपूर होगा तो भी यही होगा। पति पत्नी के बीच में झगड़ा रहता है ना, तो कमरे का टेम्परेचर एसी लगा के कम किया जा सकता है ना? ठीक है, 18 डिग्री चाहिए, 20 डिग्री चाहिए। अब कौन सा एसी लगाओगे कि पति पत्नी का टेम्परेचर कम हो? वो तो 101 से नीचे आते ही नहीं है ना। तो दो लोगों में विश्वास के लिए कौन सा एसी लगाओगे? दो लोगों के बीच में विश्वास हो जाए, कौन सी गाड़ी खरीदोगे? माँ बाप और बच्चों के बीच में आपस में प्यार रहे, कौन से कपड़े खरीदोगे?
क्या इसका जुड़ाव है कुछ? इसका कोई रिलेशन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल दो अलग अलग चीजें हैं। संबंधों के लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है, ये तो सही है, विश्वास जरूरी है, पर आजकल दुनिया में पैसे का ही बोलबाला है। जब भी दोस्त बनाते हैं हम, तो हम उसके पैसे को नहीं देखते, हम उसके आदत को देखते हैं, बातचीत को देखते हैं, उसके बाद ही हम दोस्त बनाते हैं। तो ये तो बहुत क्लियरली समझ में आता है कि आप किसी का रंग देख के दोस्त नहीं बनाते। तुम्हारा रंग गोरा है, तुम्हारा रंग काला है, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, तुम्हारी हाइट इतनी है इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। जब हम दोस्ती करते हैं तो एक दूसरे के विचार मिलते हैं, हमको एक दूसरे के साथ जीना अच्छा लगता है ना, वहां बीच में कुछ नहीं आता है। ये तो समझ में आया कि संबंध में कुछ बीच में नहीं आ रहा है, लेकिन जब संबंध समझ में नहीं आता है तो सब बीच में आता है। पैसे और सुविधाओं ने इंसान के बीच संबंधों का आधार खिसका दिया है, और इंसान ही क्यों, शिक्षा, पैसे और सुविधाओं के दम पर अब इंसान प्रकृति को भी अपना गुलाम समझने लगा है। कितने प्रतिशत लोग समाज में ये मानते हैं कि भौतिक वस्तुओं को खरीदते हैं हम? कितने लोग मानते हैं? 100%। हम सभी यही मानते हैं कि पैसा देते हैं, भौतिक वस्तु खरीद के लाते हैं। पैसा देके हम भौतिक वस्तु खरीदते हैं, हम ऐसा मानते ही हैं। इसको थोड़ा समझते हैं। आपने पेट्रोल लिया, 1 लीटर 50 रुपए आपने दिया, इसमें पेट्रोल का पैसा कितना है? 27 रुपए। कैसे निकाला? बाकी टैक्सेस। 27 रुपए किसको दिया? 27 रुपए जो कंपनी उसको एक्सट्रैक्ट कर रही है और रिफाइन कर रही है। तो इसमें से पेट्रोल का पैसा कितना है? सर भाई, पेट्रोल तो खैर फ्री है, पेट्रोलियम फ्री है, लेकिन जो निकालने का एक्सपेंसेस है वो दे रहे हैं हम। तो पेट्रोल का पैसा कितना है? फ्री है तो जीरो है। तो 50 रुपए किसकी कीमत है? पेट्रोल की कीमत है या कुछ और है? 50 रुपए सर्विसेज की कीमत है। सर्विसेज की कीमत है। पेट्रोल आपको फ्री में उपलब्ध हुआ है, जमीन से उसको निकालने में जितने लोग लगे हैं, साफ करने में जितने लोग लगे हैं, आपके घर तक पहुंचाने में जितने लोग लगे हैं, 50 रुपए किसकी जेब में गया? और जो बीच में मैनिपुलेट कर रहे हैं बाकी उनकी जेब में गया। उस कुएं में कुछ नहीं डाला जहां से पेट्रोल निकाला था। ठीक है, तो ये 50 रुपए पेट्रोल की कीमत है कि मानव श्रम की कीमत है? तो पेट्रोल की कीमत कितना है? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये समझ में आया कि किसी वस्तु को खरीदना आदमी के औकात के बाहर है। तो क्या इसका मतलब ये निकाल लिया जाए कि आदमी को जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, सुविधाओं की जरूरत नहीं है? क्या आदमी गरीबी में बना रहे? गरीबी को क्या डेफिनेशन दें? साधन विहीन, दुखी और दरिद्र। अमीर साधन, पैसा है लेकिन सुखी नहीं है। एक गरीब की गरीबी कितने की होगी? हजारों में। अमीर का गरीबी अरबों में भी हो सकता है। समृद्धि, साधन संपन्न, सुखी और समृद्ध। समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव। क्या कहा? आवश्यकता से अधिक होने का भाव। लेकिन अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं। तो समृद्धि यानी अभाव के लिए तो आदमी की सभी आवश्यकताओं को पूरा होना होगा। लेकिन क्या आदमी की आवश्यकताओं को गिना जा सकता है? सारे मिलके कोशिश करो, मैं देखता हूं आप लोग बोर्ड भर। एक बच्चे के पैदा होने से लेके 4 कंधे की यात्रा तक कुल कितनी आवश्यकता है? बोलते जाए। कपड़ों की आवश्यकता, कपड़ों की आवश्यकता, रोटी कपड़ा,
से देखिए, थोड़ा सा अपना मन ठीक से लगाइए। ये सारी आवश्यकताएं एक ही प्रकार की है या दो अलग अलग प्रकार की? दो अलग अलग प्रकार की। कैसे? गुड। एक है जो सुविधा है, एक जो धन से खरीदी जा सकती है, एक भाव है। कुल मिलाकर देखें तो धरती के हर आदमी की आवश्यकताएं दो तरह की हैं, एक शरीर के लिए, एक मन के लिए। एक सुविधा है तो दूसरी भाव है। एक का सुख क्षणिक है, दूसरे का निरंतर है। एक की आवश्यकता परिवर्तनशील है और दूसरे की आवश्यकता शाश्वत है। सुविधा सबके लिए अलग अलग है, भाव सबके लिए एक समान चाहिए। इस सारी चर्चा से क्या समझ में आया? आवश्यकताओं को जितना सीमित किया जा सके करना चाहिए। काम करता नहीं है। जी? देखिए, हमारी जो पुरानी पूरी शिक्षा रही उसमें हमने यही संदेश देने की कोशिश की है कि न्यूनतम आवश्यकताओं में जीना चाहिए, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। ये उपदेश नहीं करते। शिक्षा का मकसद है कि एक इंसान जिंदगी की शुरुआत में ही अपनी दोनों तरह की आवश्यकताओं को पहचान सके, समझ सके कि एक सही कार्य से पूरी होंगी और दूसरी सही व्यवहार से। हर बच्चा शिक्षा पूरी करने के पहले समझ सके कि आवश्यकताएं न तो असीम हैं और न उन्हें कम करना है। आवश्यकताएं निश्चित हैं और उनके पूरे होने के लिए साधन पर्याप्त हैं। एक बच्चा जिस वातावरण में पैदा होता है, उस वातावरण में जो वातावरण उपलब्ध है, कैसा वातावरण है? धन ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है, सामान से सम्मान, सुविधा से सुख। वो धीरे से इसी में हिप्नोटाइज हो जाता है। सौभाग्य क्या होगा? एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक ऐसे वातावरण में पैदा हो, उसके माँ बाप समझदार हों, स्कूल में टीचर समझदार हों, ना टीवी पे जो कार्यक्रम आ रहे हैं उसमें भी समझदारी हो। क्या समझदारी हो? धन शरीर के लिए है, साधन शरीर को बनाए रखने के लिए है, शरीर समझदारी को पाने के लिए है। और समझदारी का मतलब है कि हर इंसान स्वयं को समझ सके, परिवार, समाज और प्रकृति में व्यवस्था को समझ सके, व्यवस्था में जी सके और शिक्षा के माध्यम से ये व्यवस्था हर अगली पीढ़ी को समझाई जा सके। व्यवस्था को समझने के लिए हमने कहा कि धरती पे 4 अवस्थाएं हैं। एक जिसको कहा कि पदार्थ, मटेरियल, दूसरा कहा प्राण, वेजिटेशन, तीसरा कहा जीव, एनिमल किंगडम, और चौथा ज्ञान अवस्था, जिसमें ह्यूमन बीइंग आता है। तो जैसी भी मिट्टी रहती है उसमें जिस तरह के पेड़ पौधे पैदा होते हैं, पेड़ पौधे वापस आदमी के लिए फ्रूट्स, अनाज उपलब्ध होता है, पशु पक्षी के लिए भी कुछ उपलब्ध होता है, वापस वो पेड़ पौधे मरते हैं तो जमीन का जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो और बढ़ता है। मानव नेचर के साथ में जिया तो क्या किया? पदार्थ के साथ में जिया तो कैसा जिया? लिया और वापस नहीं दिया। तो बेसिकली एक शब्द में हम कह रहे हैं कि मानव नेचर के साथ में जैसा जिया उसको एक शब्द में बोल रहे हैं क्या? ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी तरफ हम देखें तो हर मानव किसी परिवार में पैदा होता है। हर परिवार किसी समाज के रूप में व्यवस्थित होता है। समाज में सब कुछ ठीक से चले उसके लिए हमने कुछ व्यवस्था बनाई है। मानव जब प्रकृति के साथ जिया तो ग्लोबल वार्मिंग फैलाई। मानव मानव के साथ जिया तो हर संबंध में सवाल ही सवाल हैं। बच्चा बड़ा होता है तो उसे लगता है कि माता पिता उसे नहीं समझ पा रहे। माता पिता को लगता है कि बच्चे मनमानी कर रहे हैं। इसी तरह समाज, सरकार, सब में सवाल ही सवाल हैं। हर कोई एक दूसरे से असंतुष्ट है।
आज हम अपने बच्चों को कितना ही स्कूल में आप पढ़ाओ एज ए टीचर कि झूठ नहीं बोलना है। कोई बिजनेस बिना झूठ बोले होता है? ईमानदारी से जीना है, ईमानदारी से जी सकते हो? तो एज सच फिजिकल लेवल पे हम कोई सिस्टम दे नहीं पा रहे हैं। आप मैनिपुलेट करके जितना आगे बढ़ सकते हो बढ़ लो। उपलब्धि क्या है? कंफर्ट्स मिले, कम्युनिकेशन सिस्टम मिला, लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि साइंस ने हमको लॉजिकल रीजनिंग दिया। सभी कोई तर्क कर सकते हैं। धर्म ने हमको तर्क करने का फ्रीडम नहीं दिया, वहां हम तर्क नहीं कर सकते। आस्था के आधार पर जो कहा जा रहा है उसको मानो, ऐसा कहा। साइंस ने क्या कहा? जानो, तर्क करो, क्यों पूछो। तो हमको क्यों पूछने का अभ्यास साइंस ने दे दिया। हर आदमी समझ सकता है। ये कॉन्फिडेंस डेवलप होना एक तरह से कहा जाए तो विज्ञान से जो हमको लॉजिकल रीजनिंग मिला, एनालिटिकल थिंकिंग मिला, उसकी देन हो गई। तो हमको लॉजिकल रीजनिंग मिला, कम्युनिकेशन सिस्टम मिला, कुछ कंफर्ट्स मिले। किस कॉस्ट पे? ग्लोबल वार्मिंग की कॉस्ट। दूसरा, जो हमारी परंपरा से आदमी के साथ जीने का एक जो कल्चर चला आया, चाहे वो मान्यता ही थी, समझ नहीं थी, वो सारा टूटा। शिक्षा ने आदमी को तर्क तो दिया, लेकिन सही की समझ के अभाव में इंसान विज्ञान और तर्क दोनों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमने कहा संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। विकास क्यों करना है? संतुष्ट हो जाए, और संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। अब विकास के लिए संतुष्टि है कि संतुष्टि के लिए विकास है, पता नहीं। तो इसका गहरे में जाएंगे तो हम क्या कह रहे हैं कि दुख ही हमारा मोटिवेशन है। हम असंतुष्ट और चिंतित रहते हैं तो ही भविष्य के लिए सोचते हैं। एग्जाम का दबाव होता है तो ही पढ़ते हैं। इसका मतलब हम पशु हैं। ये भय और प्रलोभन पशु के लिए ठीक है, मानव के लिए ठीक नहीं। यदि आप प्रेशर में ही कोई काम करते हो, इसका मतलब आपको हाँका जाता है दूसरों के द्वारा। शिक्षा की जिम्मेदारी यही है कि एक इंसान अपनी बागडोर अपने हाथ में ले सके, सही को पहचान सके, जी सके और इसमें दूसरों की मदद कर सके। काम की बात इतनी है कि सब कुछ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। क्या चाहिए? सुख भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, शरीर की आवश्यकता भी पूरी चाहिए, जीवन की आवश्यकता भी पूरी चाहिए। और सभी की पूरी होने की प्रकृति में व्यवस्था है कि नहीं है? सब। प्रकृति अपने आप में पूर्ण है, हर मानव पूर्णता का प्यासा है, इसकी व्यवस्था है। शिक्षा पूर्वक हम सभी पूर्णता को पा सकते हैं। तो एजुकेशन का कुल पर्पस इतना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन, ये शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य। मुझे लगता था कि इधर एक लंबा सा कुछ बात होगी और हम उसे चुपचाप हमें उसे मानते रहना होगा। और अब मुझे शिविर के बाद ऐसा लग रहा है कि हम अभी तक जी रहे हैं और फिर दूसरों को जीने दे रहे हैं, और ये गलत है। हमें पहले दूसरों को जीने देना चाहिए और फिर जीना चाहिए। राइट फ्रॉम क्लास 1 से क्लास 12 तक मैं हमेशा क्लास में टॉप करता आया हूँ। मेरा एम यहाँ आने से पहले एक ही था, मैं जितना हो सके पैसा कमाना चाहता हूँ। यहाँ समझ में आता है कि मेरा रेस्पेक्ट क्या है, मैं खुद से क्या हूँ। It was something new for me. Many things I came here to know. The first one was correct meaning of my name, Samriddhi, and it was like abhav ka abhav, which a person who has the likeness of nothing. हम जिस चीज़ को कॉन्फिडेंस समझते हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। और मैंने सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जानी कि द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट कॉन्फिडेंस एंड द टेम्पररी कॉन्फिडेंस।
यहाँ पर आने से पहले मैं जनरली चीज़ों को वेस्ट कर देती थी और मेरी मम्मी कटर हमेशा बोलते रहती थी, लेकिन बाद में जब सोम सर ने बताया नहीं, ये उसका मूल्य है, इससे ना हम लोगों का श्रम होता है इसमें, तो तब मुझे लगा नहीं मम्मी, नेवर डू रॉन्ग थिंग्स। मेरे पास एक अच्छा जॉब है और अच्छी फैमिली है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी मुझे ये लगा है हमेशा कि कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ में, पर ये नहीं पता था कि इतना अधूरापन है, ये शिविर में आने के बाद पता चला। मुझे गुस्सा बहुत आता था, बहुत ही गुस्सा आता था, तो समझ में नहीं आता था ये मोती मैंने उसी लिए पहन के रखा है, अब मैं इसको निकाल के फेंक देने वाली हूँ, अभी से निकाल देती हूँ, उसको मैं कभी नहीं पहनूंगी। तो अब शरीर का वजन जो भी हो, यहाँ का खाना खा खा के और बढ़ भी गया, पर सर मेरा वजन बहुत कम हो गया। कई सारे वर्ड यूज करते थे, विश्वास, सम्मान, बोल देते थे बोलने के लिए, लेकिन पता नहीं होता था कि एक्चुअल में वो है क्या। यहाँ आने के बाद पता चला। मुझे कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना, सिर्फ 2-3 चीजें। आप सब बच्चों को देख करके बहुत अच्छा लगा, सब चीजें तुम्हें इन्होंने सिखाई हैं। लकी हो, यहाँ रह करके तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, आंखें और ज्यादा खोलो और चारों तरफ देखो। और टीचर्स के लिए भी यही कि हर बच्चा जो हमारी क्लास में है उसको उसकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट है जितनी कि हमारी है। तो अगर ये ओपननेस एज टीचर्स हम लोगों के दिमाग में आ जाए तो मेरे ख्याल से कहीं किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। ये संस्थान निरंतर बहुत अच्छी चीज़ें समाज को दे रहा है। हमारी प्रिंसिपल साहिबा कह रही थी कि अपने स्कूल में इसको लागू करना है। मेरा तो सदैव ये मानना है हर अच्छी चीज़ को हर जगह लागू करना चाहिए। हमने कई स्टेट में योग भी लागू करवाया और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि ये जो हमारी प्रिंसिपल मैडम चाह रही कि हमारे स्कूल में भी इसको लागू किया जाए, मेरी तरफ से इनको पूर्ण सतर्कता। धन्यवाद। जब मैं यहाँ पर पहुंचा तब मेरे स्कूल की शिक्षिका का यहाँ पर शायद बोलने का मौका था और मुझे सुनकर अच्छा लगा कि उन्होंने अपने अंदर कुछ जो कमियां थी, जो कमजोरियां थी, उसको महसूस करते हुए उसे दूर कर लिया है, ऐसा उनका एहसास हो रहा था। तो ये मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस जीवन विद्या परिचय शिविर के माध्यम से जो हमारे बच्चों ने सीखा है, अगर वो आप हमारे विद्यालय में आकर हमारे अधिकारियों, हमारे शिक्षकों को भी सिखाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे स्कूल के लिए बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। थैंक यू। And it was a very proud moment when I heard all the children's parents and the teachers speak of what they have learned in this 7 days workshop. It's called self-realization. Whether it's confidence, whether it's probably realization of what is self is, what I am capable of, and why I am here on this earth, and what is my duty. It's only because of realization. You have understood the importance of Saman and Samman. Now you can talk in that language to the parents. It was indeed a very great pleasure for me that these children were talking that language which for years together many of us haven't been able to fathom, to go to that depth. The kind of language, the kind of word, the kind of utterances that these all kids made out here in this forum was wonderful. Just too good. And I know for sure 4 of my students from here, they are there. I myself can speak that I've never seen 2-3 of them speaking ever on the stage the way they spoke. One of them spoke today. Wonderful. And for that, all credit to this Chetna Vikas Parichay Shivir. जब अपन इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करते हैं तो वैल्यूज़ जो हमारी पुरानी हमारे बुज़ुर्गों ने दी है वो अब हम कहीं ना कहीं तो भूल चुके हैं। उसमें मैं उन बच्चों की बात नहीं करता, साथ में एज ए पेरेंट्स, एज ए मेंबर ऑफ द डीपीएस मैं अपनी बात भी करता हूँ कि हम भी भूल चुके हैं, क्योंकि शायद हमको भी दिशा जैसी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली है। जैसे मैम ने भी बोला कि ये कुछ बंच ऑफ बच्चों का जो है इससे वो बात नहीं बनेगी, पूरे मास के साथ एक साथ इसमें आना पड़ेगा तो शायद कोई बात बनेगी।
मेरे को ऐसा लगता है कि ये ऊपर से नीचे आएगी ये बात, ये नीचे से ऊपर नहीं जाएगी। तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि पहले आप हमारी टीचर्स के लिए, सारी टीचर्स के लिए एक वर्कशॉप 7 दिन का करें, हमारे स्कूल में करें, जिसमें कि हम लोग भी रहेंगे। तो वहाँ पे एक बार टीचर्स का हो जाएगा, देन फिर एक बार बच्चों का करें, और ऐसे करके धीरे धीरे करेंगे तो शुरुआत होगी तो कहीं अंत होगा, ये बात तय है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश के कई शिक्षा संस्थानों में इस अध्ययन को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIIT हैदराबाद, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजों में हुए प्रयोगों ने ये विश्वास बनाया है कि मानवीय शिक्षा के माध्यम से हर इंसान समाज और प्रकृति के साथ अपनी उपयोगिता को पहचान सकता है और उपयोगी होकर जी सकता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभागों ने भी शिक्षा को मानवीय चेतना मूलक बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। मैं ये मानता हूँ आप सभी विद्वान शुभचिंतक आपके इसमें शिक्षकों को शिक्षित करते हैं, उनको जो है ना अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव विज्ञान पढ़ाया जाता है। तो वो तीनों जो है ना इस प्रकार की है, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, भोगोन्मादी समाजशास्त्र, ठीक है ना, और कामोन्मादी मनोविज्ञान के रूप में हमको बोध हुआ। आप लोगों को क्या बोध हुआ हम नहीं जानता हूँ, आप लोगों को और कुछ बोध होता होगा तो हमको बताएंगे। हमको ये बोध हुआ ये तीनों चीज़ समाज के अनुकूल नहीं है, व्यवहार के अनुकूल नहीं है, ना व्यवस्था के। ये आ गए तब हम तब तक हमें प्रस्तुत कर चुके थे। तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, इन 3 चीज़ को प्रस्तुत किया। उसको सटीक अध्ययन करने से व्यवस्था में जीना बनता है, ऐसा मेरा स्वीकृति। आप लोग कैसा इसको मैंने स्वीकारोगे, इसमें यद्यपि आप अपने को भी सोचना पड़ेगा, नहीं सोचना पड़ेगा, है ना। सोच करके क्या विवेक से, आपका विवेक से क्या निकलता है, क्या निश्चय निकलता है, और जिसके ऊपर अमल करने की कितना प्रतिशत हर व्यक्ति तैयार हो पाता है, इस बात को हम सुनना चाहते हैं। इसीलिए अपन यहाँ समागम हुए हैं, अब हम सब एकत्रित हुए हैं, इसको सफल बनाना हमारा काम है। शिक्षा की सफलता इसी में है कि धरती का हर मानव अपनी आवश्यकताओं को पहचान सके, समझ सके कि भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं और उनके पूरा होने के लिए प्रकृति में साधन पर्याप्त हैं। मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं असीम हैं जो समझकर पूरी होती हैं। हर मानव समझपूर्वक अपनी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इन आवश्यकताओं को पहचाने बिना ना तो भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है, ना आतंकवाद से, ना ही ग्लोबल वार्मिंग से और ना ही फैमिली वार्मिंग से। शिक्षा के माध्यम से मानव अपनी आवश्यकताओं को पहचान सकेगा, तभी मानव का सुखपूर्वक जीना संभव होगा, परिवारों में समृद्धि होगी, समाज में अभय होगा और प्रकृति की हर इकाई का सह अस्तित्व में रहना संभव होगा। मध्यस्थ दर्शन आधारित 7 दिवसीय जीवन विद्या शिविर विभिन्न स्थानों पर आयोजित होते रहते हैं। इसमें ना तो कोई प्रवचन होता है, ना ही कोई गुरुवाद है और ना ही किसी रहस्यवाद या आस्था को मानने की बात। प्रकृति सहज व्यवस्था पर चर्चा होती है। इसे समझा जा सकता है, समझकर हर मानव परिवार और समाज के साथ व्यवस्था में भागीदारी निभाते हुए जी सकता है।